2500 साल। जरा सोचिए, इतना लंबा इंतजार। ये कहानी है आस्था और विरासत की। एक ऐसी कहानी जो भारत के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो चलिए भगवान बुद्ध के पिपरावा अवशेषों की इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं। 2500 साल का इंतजार। देखिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता के अटूट धैर्य और उसकी गहरी आस्था को दिखाता है। 40 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो सिर्फ थाईलैंड में उन श्रद्धालुओं की संख्या है जो इन पवित्र अवशेषों के दर्शन करने पहुंचे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अवशेषों के प्रति लोगों में कितनी ज्यादा श्रद्धा है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां इन प्राचीन अवशेषों ने एक आधुनिक तीर्थ यात्रा शुरू की और देखते ही देखते दुनिया भर में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गए। तो हाल ही में हुआ क्या? भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के ये जो पवित्र अवशेष हैं, उन्होंने एक तरह से एक ग्लोबल टूर किया। इसकी शुरुआत हुई नई दिल्ली से, जहां द लाइट एंड द लोटस नाम की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी। और सबसे खास बात ये थी कि 127 साल बाद इन अवशेषों का एक तरह से पुनर्मिलन हुआ था। इसके बाद तो ये अवशेष पहुंचे थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया और जहां भी गए लाखों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इन्हें कोई मामूली चीज की तरह नहीं, बल्कि बाकायदा स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स के खास विमान से ले जाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवशेष हैं क्या, और आज भी ये करोड़ों लोगों के लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। तो अब हम चलते हैं समय में पीछे, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला था। ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें 2500 साल के एक लंबे सफर पर ले जाती है। कहानी शुरू होती है 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से, फिर पहुंचती है 1898 में, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इनकी खोज की, और फिर आज 21वीं सदी में इनका भव्य पुनर्मिलन होता है। और ये खोज किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं हुई थी। ये हुई थी उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में, जिसे कई विद्वान प्राचीन कपिलवस्तु मानते हैं। वही कपिलवस्तु जो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और जहां सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने से पहले अपनी जिंदगी के पहले 29 साल बिताए थे। और इस पूरी खोज का श्रेय जाता है विलियम क्लैक्सटन पेपे को। वो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिन्होंने 1898 में अनजाने में ही सही, लेकिन पुरातत्व की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक कर डाली। तो जब खुदाई हुई, पेप्पे को मिला एक बहुत बड़ा पत्थर का संदूक, और जब उसे खोला गया तो उसके अंदर से निकले 5 छोटे छोटे अस्थि कलश। उनमें क्या था? हड्डियों के टुकड़े, राख और 1800 से भी ज्यादा कीमती चीजें, मतलब नीलम, मूंगा, सोने के गहने, मोती। एक तरह से एक अविश्वसनीय खजाना हाथ लगा था। अच्छा, खोज मिलना एक बात है, लेकिन ये कैसे साबित हुआ कि ये अवशेष वाकई में भगवान बुद्ध के ही थे? इसका जवाब पत्थर पर खुदा हुआ मिला। और यही सबसे बड़ा सवाल था जो उस वक्त पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के सामने था। क्या इन अवशेषों का संबंध सच में भगवान बुद्ध से था? इसका जवाब मिला एक अस्थि कलश पर खुदे हुए एक संदेश में। एक ऐसा संदेश जो लगभग 2500 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। उस पर साफ साफ लिखा था, एयम सलिल निधिने बुद्धस्य भगवते सख्याणम, जिसका मतलब है ये शरीर निधान भगवान बुद्ध का शाक्यों के लिए है। बस, ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। अब इस शिलालेख में शाक्यों का जिक्र होना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि शाक्य वही गणराज्य था जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, और बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों के जो 8 दावेदार थे, उनमें शाक्य भी शामिल थे। तो इस एक लाइन ने पूरी खोज की ऐतिहासिक और धार्मिक प्रामाणिकता पर मोहर लगा दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि ये इस यात्रा का अंत नहीं, एक नए और कहीं ज्यादा उलझे हुए अध्याय की शुरुआत थी। जैसे ही ये खोज हुई, 1878 के इंडियन ट्रेजर ट्रूफ एक्ट के तहत ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इन सभी चीजों पर अपना हक जता दिया, और बस यहीं से ये अनमोल विरासत बिखर गई। जो अस्थि अवशेष और राख थे, उन्हें सियाम यानी आज के थाईलैंड के राजा को तोहफे में दे दिया गया। लगभग 80% रत्न कोलकाता के इंडियन म्यूजियम भेज दिए गए, और बाकी बचे 20% डुप्लीकेट रत्न खोजकर्ता WC पेपे को अपने पास रखने की इजाजत मिल गई। अब देखिए, ये जो औपनिवेशिक कहानी थी, ये एक आधुनिक विवाद में कैसे बदल गई। साल 2013 में पेपे के वंशजों को ये रत्न विरासत में मिले,
और 2025 में जब परिवार ने इन्हें नीलाम करने की कोशिश की तो भारत सरकार और बौद्ध समुदाय ने जोरदार प्रतिरोध किया। आखिरकार गोदरेज समूह ने इन रत्नों को खरीदा और भारत वापस लाया गया। चलिए अब इस कहानी के अंतिम अध्याय पर चलते हैं, वो अध्याय जहां इस बिखरी हुई विरासत को फिर से एक साथ लाया गया और 21वीं सदी में इसके मायने ही बदल गए। ये तुलना देखिए, ये सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। औपनिवेशिक नजरिए से ये अवशेष बस एक निर्जीव एंटीक पीस थे, नीलामी या कलेक्शन की एक चीज, लेकिन भारत की आधुनिक दृष्टि में ये हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग और आस्था के पवित्र प्रतीक हैं। तो आज ये एकजुट अवशेष सिर्फ ऐतिहासिक चीजें नहीं हैं, ये इस बात का प्रतीक हैं कि भारत अपने औपनिवेशिक विरासत को वापस पा रहा है। ये हमारी सांस्कृतिक कूटनीति का एक अहम हिस्सा है और भारत की पहचान को बौद्ध धर्म की जन्मभूमि के रूप में और भी मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कथन इन अवशेषों को सिर्फ अतीत से नहीं जोड़ता, बल्कि भविष्य के लिए एक शांति का संदेश भी देता है। ये बताता है कि बुद्ध के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं। तो अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब कोई विरासत अपने घर लौटती है तो एक प्राचीन अतीत की कहानी आने वाले कल की कूटनीति को आखिर कैसे आकार देती है? ये वाकई में सांस्कृतिक धरोहर की समय से परे शक्ति को दिखाता है।